हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये पहली वीडियो है इन डेप्थ की, जिसमें पहला चैप्टर हम या पहला टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है रामसार साइट्स। देखिए, दोनों बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसमें कोई भी आप परेशानी नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। तो अब रामसार साइट्स जो होती हैं उनको हम इन डेप्थ पढ़ने जा रहे हैं, और ये मैंने टॉपिक सबसे पहले टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही 47th, अब तक 46 रामसार साइट थी भारत में, अभी 47वीं यानी कि 47th रामसार साइट जो है ऐड की गई है इंडिया की रामसार साइट्स की लिस्ट में, जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड, और ये यूपी में। सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है कि हाल ही में भारत के रामसार स्थलों की सूची में 47वें रामसार स्थल को जोड़ा गया है, जो कि हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश है। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट एस्टिमेट्स बाय वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया, नियरली 30% नेचुरल वेटलैंड्स जो हैं भारत में वो ख़त्म हो चुके हैं लास्ट 3 डेकेड्स में। मेजरली द लॉस ऑफ वेटलैंड्स इज़ मोर प्रोमिनेंट इन अर्बन एरियाज। तो जो शहरी एरियाज़ हैं वहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में नुकसान शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रमुख है, यानी कि जो नुकसान है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट आ रहा है कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया इस्टेब्लिश की गई थी 1996 में। तो इंपॉर्टेंट है कि जो वेटलैंड इंटरनेशनल है साउथ एशिया का, वो कब स्थापना की गई थी? 1996 में की गई थी। विद एन ऑफिस इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका ऑफिस है। एज अ पार्ट ऑफ वेटलैंड मेमोरियल नेटवर्क टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन द साउथ एशिया रीजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि सतत विकास होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास हमें करना है। सतत विकास का मतलब होता है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमारे लिए तो हो ही, साथ ही साथ आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, या आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहनी चाहिए। उसी को हम सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रत्येक विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इससे ये 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 2 फरवरी 1971 को रामसार, ईरान में। तो क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से यहाँ से बन सकते हैं कि 2 फरवरी वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पे? रामसार, ईरान में। यही सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी है, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। आगे कह रहा है कि अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा भारत में, तो सबसे छोटा वेटलैंड जो है वो रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश का। सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबंस है, जो पश्चिम बंगाल में है। फिर पूछ रहा है कि वेस्टर्न मोस्ट, अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो पश्चिम में जो सबसे पश्चिम की जो आर्द्रभूमि है वो कौन सी है? वो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गुजरात की। और जो ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्व में जो वेटलैंड है वो कौन सा है? वो है लोकटक लेक, मणिपुर। तो वेटलैंड्स के बारे में बता रहा है कि वेटलैंड क्या होते हैं। वेटलैंड क्या है? वेटलैंड वो इकोसिस्टम है जो कि सैचुरेट रहते हैं पानी से, आइदर सीजनली या परमानेंटली। या तो वो उसके अंदर पानी से भरा रहता है वेटलैंड, या तो ऐसा होता है कि कभी सीज़न में जिस टाइम पे बरसात होती है उस टाइम पे पानी भर जाता है, या हो सकता है परमानेंटली भी वहाँ पे पानी भरा हुआ हो। नेक्स्ट आता है दे इंक्लूड मैंग्रोव्स। वो मैंग्रोव्स भी हो सकते हैं, मार्शेज यानी कि जो दलदल वाली ज़मीन होती है वो भी हो सकते हैं, नदियाँ हो सकते हैं, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान या बाढ़ जंगल हो सकते हैं, चावल के खेत हो सकते हैं, प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रीफ्स हो सकते हैं, और ओशन वाले एरियाज़ हो सकते हैं, मरीन एरियाज़ हो सकते हैं जो कि 6 मीटर से ज़्यादा गहरे ना हो, नो डीपर देन 6 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि 6 मीटर से गहरे नहीं होने चाहिए। एज वेल एज ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, जो इंसानों ने वेटलैंड्स बनाए हैं वो हो, सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड या रिजर्वायर। ये सब चीज़ें जो हैं वेटलैंड में कंसिडर करते हैं। दो दे कवर ओनली अराउंड 6% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, ये भारत धरती का सिर्फ 6% कवर करते हैं, जबकि 40% प्लांट की और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो इन वेटलैंड में ब्रीड और रहती है। यानी कि धरती का जो लैंड सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं वो तो बहुत कम है, सिर्फ 6% ही है, लेकिन धरती पर रहने वाली 40% प्रजातियाँ प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो इन पर डिपेंड करती है वेटलैंड्स पे। तो अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ पे जानवरों का रहना या पेड़ों का रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड्स अगर ख़त्म होते हैं, अगर ये सूखते हैं, तो इससे इकोसिस्टम पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो पूरा फूड साइकिल है या फूड वेब है वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट आता है टाइप की, अगर वेटलैंड देखे जाएँ तो किस किस तरह के होते हैं। तो वेटलैंड जो हैं, एक है जैसे कोस्टल वेटलैंड, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो वेटलैंड होते हैं उनको कोस्टल वेटलैंड कहा जाता है। तो कोस्टल वेटलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज बिटवीन लैंड एंड ओपन सी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ज़मीन और समुद्र के बीच में होता है, यानी कि जहाँ पर समुद्र और ज़मीन आपस में मिलती हैं, यानी कि जहाँ पे बीच होता है, यहाँ पे कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, तट है समुद्र का, वहाँ पे कोस्टल वेटलैंड मिलेगा।
दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवर्स, वहाँ पे नदी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि शोर लाइन्स, बीचेस, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। रिवर ना होकर वहाँ पे शोर लाइन हो, बीच हो, मैंग्रोव्स हो, कोरल रीफ हो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सुंदरबंस का, अभी हमने ऊपर देखा भी है कि सबसे बड़ा कोस्ट जो वेटलैंड है वो कौन सा है भारत में, सुंदरबन है। एक गुड एग्जांपल जो है वो है मैंग्रोव स्वैम्स फाउंड इन द शेल्टर्ड ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़, कि जो शेल्टर्ड ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़ हैं। इसमें आप मुझे ये बताएंगे कि जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि वेस्टर्न ईस्टर्न देख लिया, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट देख लिया, आप मुझे बताएंगे कि सबसे उत्तर में यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट और सबसे दक्षिण में सदर्न मोस्ट वेटलैंड कौन सा है। अभी आगे मैप भी है, हम मैप से भी देखेंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट जो वेटलैंड है वो कौन से हैं। बाकी आप इसमें भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट्स करके। नेक्स्ट आता है शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो शैलो लेक्स जो उथले लेक्स होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं वो भी एक वेटलैंड ही होते हैं। दीज आर द वेटलैंड्स वेरी एरियाज ऑफ परमानेंट और सेमी परमानेंट वाटर विद लिटिल फ्लो। या तो पानी वहाँ परमानेंट रहता है या कभी रहता है कभी नहीं रहता है, और थोड़ा थोड़ा वहाँ पे फ्लो होता रहता है। जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, स्प्रिंग पूल्स हो गए, सॉल्ट लेक हो गए, यानी कि नमक के जो लेक्स हैं, सॉल्टी लेक्स जैसे हैं, सांबर लेक हो गया, जैसे कि वोल्केनिक क्रेटर लेक हो गया, जैसे लोनार क्रेटर लेक है, वोल्केनिक के जो क्रेटर लेक हैं वो सब अपने आप में वेटलैंड्स हैं। मार्शेज हो गए, दलदल वाली ज़मीन, यानी कि ये पीरियोडिकली सैचुरेट रहते हैं, यानी कि समय समय पर संतृप्त रहते हैं, बाढ़ या पानी से भरे होते हैं, और गीली मिट्टी की स्थिति के अनुकूल जड़ी बूटियाँ जो कि गैर वुडी होती हैं, यानी कि नॉन वुडी वेजिटेशन यानी कि वनस्पति की विशेषता होती है इनमें। तो मार्शेज आर फर्दर कैरेक्टराइज एज टाइडल मार्शेज या नॉन टाइडल मार्शेज होते हैं। फिर आता है स्वैम्स। स्वैम्स भी दलदल ही हैं। ये फेड होते हैं प्राइमरीली बाय सरफेस वाटर इनपुट्स, यानी कि जो ज़मीन के अंदर पानी होता है धीरे धीरे वो रिस रिस कर ऊपर आता रहता है, जिससे स्वैम्प बन जाता है। और ये डोमिनेट करते हैं बाय ट्रीज एंड श्रब्स। स्वैम्प अकर इन आइदर फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर फ्लड प्लेन। तो जो स्वैम्प्स होते हैं वो या तो फ्रेश वाटर में होते हैं या फिर सॉल्ट वाटर में होते हैं। नेक्स्ट आता है बॉग्स। बॉग्स क्या हैं? ये वाटर लॉक्ड पीटलैंड्स हैं। पीटलैंड्स क्या होता है? पीटलैंड देखिए, मान लेते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे घास फूस है या ग्रीनरी है, मान लेते हैं इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो इन पेड़ से अगर पत्तियाँ नीचे गिरेंगी, यहाँ नीचे पानी है, ये पानी है, और इस पेड़ की अगर पत्तियाँ नीचे गिरेंगी तो इस पानी पर ये इकट्ठी होती चली जाएंगी। और जब जहाँ पे पतझड़ बहुत ज़्यादा होती है या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जहाँ पे जो डिकम्पोजिशन का रेट है पत्तियों का वो बहुत कम है, तो वहाँ पे ये पत्तियाँ जमा होती चली जाएंगी और इनकी बहुत ज़्यादा एक गहरी एक लेयर बन जाएगी, यानी पत्ती के ऊपर पत्ती के ऊपर पत्ती, इस तरह से करके ये काफ़ी गहरी बन जाएगी, काफ़ी ऊंची हो जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक नया तरह का लैंडफॉर्म डेवलप कर देती हैं जिसको हम पीटलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है वो कि बॉग्स क्या हैं? बॉग्स आर वाटर लॉक्ड पीटलैंड्स। बॉग्स आर वाटर लॉक्ड पीटलैंड्स इन ओल्ड लेक बेसिन्स और डिप्रेशंस इन द लैंडस्केप। जहाँ पे गड्ढे होते हैं वहाँ पे ये पीटलैंड बन जाता है। ऑलमोस्ट ऑल वाटर इन बॉग्स कम फ्रॉम रेनफॉल। ज़्यादातर बारिश से ही वहाँ पे सारा पानी आता है। नेक्स्ट आती है एस्चुरीज, यानी कि मोहाना या जलडमरू मध्य। द एरिया जहाँ पे रिवर्स मिलती हैं सी से, जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती है वो एस्चुरी है। जैसे नर्मदा और तापी रिवर जो हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। एंड वाटर चेंजेस फ्रॉम फ्रेश टू सॉल्ट। वहाँ पे जो है पानी जो है नदी में जब बह रहा होता है वो फ्रेश पानी होता है, समुद्र में मिलते ही वो सॉल्ट हो जाता है। वहाँ पे एक एक्सट्रीमली रिच मिक्स मिलता है बायोडाइवर्सिटी का। तो वो जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पे, जैसे कि डेल्टा हो गए, टाइडल मड फ्लैट्स हो गए, सॉल्ट मार्शेस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इनकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड की, तो सबसे पहले बात आती है कि वेटलैंड्स हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं, यानी ऐसी पारिस्थितिकी है जो बहुत ही अत्यधिक उत्पादक वाली होती है। दैट प्रोवाइड द वर्ल्ड विद नियरली 2/3 ऑफ इट्स फिश हार्वेस्ट, यानी कि 2/3 मोर देन 65% जो आपको फ़िश हार्वेस्ट मिलता है, यानी कि आपको जो मछलियाँ का हम उत्पादन करते हैं वो 2/3 से ज़्यादा जो हैं वेटलैंड से ही होती है, ना कि समुद्र वगैरह से। नेक्स्ट आता है कि वेटलैंड एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं इकोलॉजी में वाटरशेड की। द कॉम्बिनेशन ऑफ शैलो वाटर, हाई लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ आइडियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म द बेस ऑफ द फूड वेब एंड फीड मैनी स्पीशीज़ ऑफ फिश, एम्फीबियंस, शेलफिश एंड इंसेक्ट्स। तो यानी कि वेटलैंड्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे शैलो वाटर होता है, यानी कि पानी की गहराई कम होती है, उथला जल होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से जो फूड वेब है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन पाता है, और इसकी वजह से कई सारी मछलियाँ हो गई, एम्फीबियंस हो गए, शेलफिश हो गई, इंसेक्ट्स हो गए,
कई सारी चीज़ें जो हैं वो थ्राइव कर सकती हैं और वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे रह सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि वेटलैंड्स के जो माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साइकिल्स फॉर वाटर। तो ग्लोबल साइकिल फॉर वाटर, नाइट्रोजन, सल्फर के ये सब पार्ट हैं। वेटलैंड स्टोर कार्बन विद इन देयर प्लांट कम्युनिटीज़ एंड सॉयल इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कह रहा है कि आर्द्र भूमि के जो रोगाणु होते हैं, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, पौधे, वन्यजीव, पानी, नाइट्रोजन और सल्फर के वैश्विक चक्रों का हिस्सा हैं। आर्द्र भूमि कार्बन को अपने पादप समुदाय यानी कि जो प्लांट कम्युनिटीज़ हैं और मिट्टी के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय संग्रहित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि CO2 को हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं और वेटलैंड उल्टा काम करते हैं, ये CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं जिससे कि वो एटमॉस्फेयर में ना निकले। तो यानी कि इसलिए ये इंसान के बहुत अच्छे मित्र हैं वेटलैंड, अगर इंसान इसको समझे तो। नेक्स्ट है कि वेटलैंड फंक्शन एज नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं दैट ट्रैप एंड सोलरली रिलीज सरफेस वाटर। तो ये पहले तो पानी को ट्रैप कर लेता है और धीरे धीरे बाद में सरफेस के पानी को छोड़ेगा, बारिश के पानी को छोड़ेगा, स्नो मेल्ट को, ग्राउंड वाटर को, फ्लड वाटर को। यानी कि वेटलैंड की वजह से क्या होगा, एक तो फ्लड कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। यानी कि वेटलैंड से अगर बारिश तेज़ होती है और फ्लड आ जाते हैं तो अगर वेटलैंड होगा तो वहाँ पे पानी भर जाएगा, इससे शहर के अंदर पानी नहीं आएगा। और उसके बाद जिस टाइम पे ज़रूरत होगी धीरे धीरे जो वेटलैंड है उस टाइम पे पानी छोड़ता रहेगा। देन वेटलैंड वेजिटेशन ऑल्सो शो द स्पीड ऑफ फ्लड वाटर्स, लोअरिंग फ्लड हाइट्स एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। तो वेटलैंड की में जो वेजिटेशन होती है वो क्या हेल्प करेगी, वो पानी के बहने की स्पीड को स्लो कर देगी, पहली बात तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लड की जो हाइट होगी उसको कम कर देगी क्योंकि पानी उसमें भर जाएगा, और इसकी वजह से सॉइल का जो इरोजन है यानी मिट्टी का जो कटाव है वो भी कम होगा। यानी कि वेटलैंड के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं आप इस वाले पैराग्राफ से देख सकते हैं या इस वाले पॉइंट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वेटलैंड क्रिटिकल है इंसान के लिए और प्लैनेट की लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं फॉर लिविंग, और 40% दुनिया की जो स्पीशीज़ हैं वो लिव करती हैं और ब्रीड करती हैं वेटलैंड में। दुनिया की स्पीशीज़ का मतलब यहाँ पे जानवर, पौधे, इंसान सबको काउंट किया गया है। तो दुनिया में 40% से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो वेटलैंड्स पे ही डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट आता है कि वेटलैंड्स आर अ वाइटल सोर्स फॉर फूड, रॉ मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर मेडिसिन एंड हाइड्रो पावर। यानी आर्द्र भूमि जो है भोजन के लिए, कच्चे माल के लिए, दवाओं के अनुवांशिक संसाधनों के लिए और जल विद्युत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगर जब भी आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो मेंस में वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही डिटेल में बता सकते हैं। देखिए आपको यूज़ कैसे करना है ये मटीरियल, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें से जो फैक्ट वाले पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, और जो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं मेंस के लिए। चाहे आप उत्तराखंड लोअर PCS का मेंस लिखें, अपर PCS का मेंस लिखें, UPSC में लिखें, उत्तर प्रदेश PCS में लिखें, किसी में भी एग्जाम में आप मेंस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे सभी जगह पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप तरीके से करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म में, कल्चरल और स्पिरिचुअल वेलबींग में पीपल की। यानी कि वे परिवहन, पर्यटन या लोगों की जो सांस्कृतिक या आध्यात्मिक भलाई है उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट, यानी कि रहने की जगह जो हैबिटेट है, यानी कि वो आवास प्रदान करते हैं कि इनको, एनिमल्स को और प्लांट्स को। एंड मैनी कंटेन अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कहीं में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है किसी किसी वेटलैंड में। सपोर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड नोवेयर एल्स। अगर आप सुंदरबंस को ही देखेंगे तो सुंदरबंस में टाइगर तक रहता है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन का जो वेटलैंड है वहाँ पे टाइगर भी रहता है। यानी कि आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट स्पीशी को, यानी कि टॉप प्रीडेटर को फूड वेब में या फूड चेन में जो टॉप कार्निवोर एनिमल है उसको भी वो सपोर्ट करता है। मैनी वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड प्रमोट टूरिज्म, और टूरिज्म भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैनी आर इंपॉर्टेंट टू एबॉरिजिनल पीपल। एबॉरिजिनल का मतलब होता है जो देसी लोग वहाँ के होते हैं, जो आदिवासी लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी आदिवासी या देसी लोगों का मतलब हो गया जो प्रॉपर्ली उसी एरिया से बिलोंग करते हैं और हमेशा से वहीं रहते आए हैं। वो कभी वहाँ से ना तो गए हैं ना ही वो वहाँ पे कभी आए थे, वो शुरू से ही वहीं पे रह रहे हैं। वेटलैंड ऑल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री। दे फॉर्म नर्सरीज फॉर फिश, मछलियों के लिए जगह मिल जाती है, अदर फ्रेश वाटर एंड मरीन लाइफ एंड आर क्रिटिकल टू कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग इंडस्ट्रीज़। तो यानी कि मछली उत्पादन के लिए जो वेटलैंड है वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है कि अर्बन वेटलैंड्स का, यानी कि जो शहर में वेटलैंड्स हैं उसका क्या रोल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखें तो वेटलैंड्स के किनारे ही अर्बन सेटिंग्स हुआ करती थी, यानी कि उसके चारों तरफ ही अर्बन में, शहर में जब लोग बसने शुरू हुए तो किसी वेटलैंड के चारों तरफ बसने शुरू हुए।
सदर्न इंडिया में जो चोलास थे, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएँ, होयसलास थे, उन्होंने टैंक्स बनाए थे पूरे राज्य में, जिससे कि वहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके, क्योंकि डेक्कन में वैसे भी पानी की कमी है। फिर यहाँ पे हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो ये लिख रहा है कि दक्षिण भारत में चोलो होयसलों ने पूरे राज्य में तालाबों का निर्माण किया। फिर आता है मल्टी लेयर्ड रोल। अगर की बात करें तो वेटलैंड्स नॉट ओनली सपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक फूड, वाटर, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर प्योरीफिकेशन। यानी आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं, वेटलैंड से। क्या क्या मिलता है? इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि खाना मिलता है, पानी मिलता है, फाइबर मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलेगा, रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा वहाँ पे, पानी का प्योरीफिकेशन भी होता रहता है, फ्लड मॉडरेशन होता है, यानी कि फ्लड अगर एकदम से बाढ़ आ जाती है तो वो भी मॉडरेट हो सकती है, यानी कि कुछ पानी वेटलैंड में स्टोर हो जाएगा। स्टॉर्म से आप बच सकते हैं, इरोजन कंट्रोल होगा, यानी कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा, कार्बन का स्टोरेज होगा, कार्बन एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, और क्लाइमेट रेगुलेट हो पाएगा। यानी कि ये नेचर की बनाई हुई चीज़ है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस नेचर के लिए बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ के लिक्विड एसिड्स की बात करें तो दे सर्व एज स्पेशल एट्रीब्यूट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल हेरिटेज एंड हैव डीप कनेक्शन विद द सिटीज़ ईथो। किसी भी शहर के अंदर जो वेटलैंड होता है वो वहाँ के कल्चरल हेरिटेज का एक हिस्सा होता है और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो वैल्यू है वेटलैंड की इन सिक्योरिंग लोकल लाइवलीहुड्स थ्रू एक्टिविटीज़ सच एज, वहाँ पे फिशिंग भी होती है, फार्मिंग हो सकती है, टूरिज़्म हो सकता है, वो इनकम्पेरेबल है और उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उस जगह की इकोनॉमी में। जैसे कि मछली पकड़ने, खेती और पर्यटन जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय आजीविका हासिल करने में आर्द्रभूमि का मूल्य अतुलनीय होता है। तो आजीविका जो है, यानी कि वहाँ पे जो लोगों की लाइवलीहुड है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है किससे? एक वेटलैंड से। नेक्स्ट आता है कि थ्रेट्स क्या हैं वेटलैंड को, यानी कि अब तक हमने सीखा कि वेटलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है, अर्बन वेटलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है कि वेटलैंड के खतरे क्या हैं, यानी वेटलैंड को किस चीज़ से खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा तो उसको अर्बनाइजेशन से ही है, शहरीकरण से। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, वेटलैंड में से पानी को निकाल देते हैं, उसको सुखा देते हैं और वहाँ पे हम जगह बना देते हैं, किसके लिए? बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। तो वेटलैंड्स नियर अर्बन सेंटर्स आर अंडर इंक्रीजिंग डेवलपमेंटल प्रेशर फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फैसिलिटीज़ के लिए। यानी शहरी केंद्रों के निकट आर्द्रभूमि आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं के लिए विकासात्मक दबाव में वृद्धि कर रही है, और इसकी वजह से आर्द्रभूमि पे दिक्कत आ रही है, वेटलैंड पे दिक्कत आ रही है, और वेटलैंड को सुखाना चाह रहे हैं वे लोग। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि मानव जनित जो गतिविधियाँ हैं, सारी मानव जनित गतिविधियाँ ही हैं ज़्यादातर जिससे प्रॉब्लम होती है। कह रहा है कि ड्यू टू अनप्लैंड अर्बन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़, रोड कंस्ट्रक्शन, इम्पाउंडमेंट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ड्रेज डिस्पोजल, वेटलैंड, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि जैसे कृषि विकास कर दिया आपने, उद्योग कर दिया, सड़क निर्माण कर रहे हैं, जब्ती आपने ज़बरदस्ती कोई ज़मीन को कब्जा लिया, संसाधन हो गया, ड्रेज निपटान। ड्रेज का होता है जो गंदा पानी होता है उसका, या गंदा जो नाली में से अगर आप देखेंगे वो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, उनका निपटान करना है आपको। तो आर्द्रभूमि को सूखा और बदल दिया गया है, यानी आर्द्रभूमि को, वेटलैंड को पहले सुखा दिया गया, उसके बाद उसको बदल कर कोई डंपिंग ग्राउंड बना दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया, जिससे बाद में जो है लंबी अवधि में पर्याप्त आर्थिक और पारिस्थितिक नुकसान होता ही है, वो होना ही है अगर आप उसका नुकसान करेंगे तो। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि कृषि में गतिविधियाँ। अगर कृषि की गतिविधियाँ देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से 1970s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से बहुत ज़्यादा वेटलैंड्स को कन्वर्ट कर दिया गया पैडी फील्ड्स में, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई वेटलैंड भी पानी से घिरा रहता है, भरा रहता है हर समय, और अगर हम उसमें पैडी उगा लें यानी चावल की खेती करें तो चावल का खेत जो है वो भी पानी से भरा रहता है। तो बात तो एक ही है, लेकिन नहीं, बात एक नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो पैडी फील्ड्स में कन्वर्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, पंजाब हरियाणा के एरिया में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और वेस्टर्न यूपी में भी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिजर्वायर, बहुत ज़्यादा रिजर्वायर बना दिए, कैनाल्स बना दिए, डैम्स बना दिए टू प्रोवाइड फॉर इरीगेशन, सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द हाइड्रोलॉजी ऑफ दीज एसोसिएटेड वेटलैंड्स। अब देखिए, जो पानी नदियों से वेटलैंड में आना था वो पानी रिजर्वायर में, नहरों में या डैम्स में रोक लिया गया है। तो इसकी वजह से वेटलैंड में जो आने वाला पानी है, देखिए वेटलैंड में पानी कहाँ से आता है? किसी नदी से आता है। अब वेटलैंड में आने वाला जो पानी है वो रुक गया, अगर वो रुक गया तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी? इस वजह से वेटलैंड की जो इनकम थी, सोर्स था, जो इनकम का मतलब है यहाँ पे कि जो सोर्स ऑफ वाटर था वो रुक गया। अगर उसमें पानी नहीं आएगा तो आगे कहाँ से आएगा? धीरे धीरे वेटलैंड क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। यानी कि वेटलैंड सूख गया तो वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर की वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है।
देखिए सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। मैं आपको किसी भी एक लैंग्वेज में समझाता चलूँगा, जहाँ पे हिंदी में समझाने की ज़रूरत होगी हिंदी में समझा दूँगा, बाकी नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ के अपनी नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा में मैं आपको समझा ही रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलॉजिक एक्टिविटीज़। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, यानी कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जन ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स टू ट्रांसपोर्ट इरीगेशन वाटर टू लोअर इन रीजन्स फॉर इरीगेशन हैज़ अफेक्टेड द या ऑल्टर्ड द ड्रेनेज पैटर्न। यानी कि अगर हमने नहरों का विकास किया तो नहरों के निर्माण और नदियों के जल को निचले शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि जो एरिड रीजन्स हैं उनमें अगर हम सिंचाई के लिए भेज रहे हैं, तो इसके वजह से अगर हमने पानी का रास्ता मोड़ दिया तो आर्द्र भूमि में जो पानी आ रहा था वो रुक गया, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्यूलैडियो घाना सेंचुरी जो है भरतपुर राजस्थान में, लोकटक लेक जो आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, चिलिका लेक उड़ीसा में देखने को मिलेगा, वेम्बनाड कोल ये केरला में है, आर अमंग दो सीवियरली इम्पैक्टेड बाय डैम्स दैट अफेक्ट वाटर एंड सिल्ट फ्लो। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं पानी के ना आने से या कम आने से। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। अगर आप जंगल ही काट देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन इन द कैचमेंट लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड सिल्टेशन। सिंपल सी बात है, पेड़ ही जो है मिट्टी को बांध के रखते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी बहुत ईजिली बह जाएगी। नेक्स्ट है पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन की बात देखें तो जो अनरिस्ट्रिक्टेड डंपिंग ऑफ सीवेज है और टॉक्सिक केमिकल्स हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज हैज़ पोल्यूटेड मैनी फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। तो कई सारे फ्रेश वाटर वेटलैंड्स जो हैं उससे पोल्यूट हो गए हैं। नेक्स्ट आता है सैलिनाइजेशन। अगर हम सैलिनाइजेशन की बात करें, यानी कि सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पानी जो है नमकीन हो गया, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लवण आ गए। वो कैसे होता है, अगर आप कहीं से ज़मीन के अंदर से बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी ले लेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सट्रैक्शन करने में पानी का उसमें लवण आने लगते हैं, यानी कि सॉल्ट्स आने लगते हैं। तो ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ लीड टू सैलिनाइजेशन। भूजल के अत्यधिक दोहन से लवणीकरण हुआ है। चलिए ऐसा करते हैं कि एक्वाकल्चर से अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में ये जो टॉपिक है वेटलैंड का ये पूरा हो जाएगा। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए। इसमें कोई भी डाउट है आपको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे लेट्स क्रैक इट का, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ईजीनेस हो जाए और आप बहुत अच्छे से सभी एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाएँ। सो माई विशेज़ आर ऑल विद यू। सो थैंक यू एंड बाय बाय।